पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको इस मुद्दे से मैं अवगत कराऊं। क्योंकि डीएलएफ फेज 3 में बहुत सारी अनऑथराइज्ड बिल्डिंग जिनमें एक्सटेंशन किया गया है उसे भी अनऑथराइज्ड कैटेगरी में रखा गया है। ऐसी बिल्डिंग्स को डीटीसीपी, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नोटिस सर्व कर दिया है उन सारे प्रॉपर्टी ऑनर्स को जिन्होंने कहीं हद तक अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाई है। वो अनऑथराइज्ड एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो अब ये नोटिस जो सर्व किया गया है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर किया गया है उन सभी ऑनर्स को जिन्होंने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की है। उनको ये कहा गया है कि अब आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे अपने बिल्डिंग को ले आइए, जो एक्चुअल अप्रूव्ड प्लान है उस पे अपनी बिल्डिंग को ले आइए। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिवोक कर लिया जाएगा या प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी, या आपकी जो यूटिलिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, इन सब को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्यों आपको ये कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। अगर आप फंस गए हैं तो आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये सिर्फ उन प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए नहीं है जो डीएलएफ फेज 3 में है, ये हर उस प्रॉपर्टी ऑनर के लिए है जिसने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन मतलब ओसी आने के बाद बिल्डिंग को बढ़ाया है। क्योंकि ये चाबुक कभी भी किसी पे भी चल सकता है। ये सिर्फ डीएलएफ फेज 3 की 600 बिल्डिंग नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है, किस तरह से इस टाइप का काम नहीं करना है जो फ्यूचर में इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ भी आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेशन आपके पास आती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि 600 बिल्डिंग को जो इस समय नोटिस सर्व किया गया है वो क्यों किया गया है। ये नोटिस इसीलिए है क्योंकि आपने बिल्डिंग को एक्स्ट्रा कर दिया। 3 मंजिल या 2.5 मंजिल की बिल्डिंग को आपने 6 मंजिल में कन्वर्ट कर लिया है और 1 रूम के आपने वहां सेट बना के लोगों को रेंट पे दिया है। क्योंकि डीएलएफ साइबर सिटी के एरिया में बहुत सारे कमर्शियल हब्स हैं, मतलब ऑफिस स्पेसेस ज्यादा हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज वहां खोले हुए हैं और उनको पास में, सबसे पास में डीएलएफ फेज 3 नजर आता है। तो डीएलएफ फेज 3 में कोई बैचलर है तो उनके लिए बेटर प्रपोजिशन होता है कि घर के बिल्कुल पास में मैं यहाँ प्रॉपर्टी 1 BHK या 1 रूम रेंट पे ले लूँ। कई बार 2 लोग मिलकर भी लेते हैं। तो जब वो डिमांड आती है तो कहीं हद तक लोगों के अंदर लालच आ जाता है। 60 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग जो कि पहले EWS कैटेगरी के लिए अलॉट की जाती थी, उसे लोगों ने बाद में खरीदा भी है। उन बिल्डिंग्स के ऊपर 5-5, 6-6 मंजिल बनाए गए। अब कहोगे आप कि क्यों बनाए जब उसमें मैप अप्रूव नहीं था। तो ये आप हम सब ने देखा है कि एक भेड़ चाल चलती है। उसने बनाया तो उसने कुछ सोच के बनाया होगा, तो मैं भी बना लेता हूं। अरे भाई, वो गड्ढे में कूद रहा है तो आप क्यों गड्ढे में कूद रहे हो? लेकिन आप हो कि मानते नहीं हो। आपको उसने बनाया है, इसका मतलब वो समझ के बनाया होगा, वो समझदार है। अरे भाई, दूसरे की समझदारी पे आप पैसा क्यों लगा रहे हो? लेकिन लोग लगाते हैं। दूसरे ने किया है तो मैं भी करूंगा, मैं भी 4 फ्लोर एडिशनल बनाऊंगा। तो अब वो दिक्कत आप हम सब के सामने आ रही है। ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें लोगों ने अपनी खून पैसे की कमाई, जो गाड़ी कमाई है, वो वहां लगा दिया है और अब उन बिल्डिंग्स के ऊपर नोटिस सर्व हो रहा है। तो आपको यहाँ बायलॉज को समझने की जरूरत है। आखिर कौन कौन से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज हैं उसमें लीगल फ्रेम के बायलॉज क्या हैं वो आप पहले समझिए। द हरियाणा डेवलपमेंट और रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 कहता है हरियाणा गवर्नमेंट इससे रेगुलेट करेगी डेवलपमेंट को, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को और उसके यूज को, उस लैंड यूज को। तो इससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उसकी सारी अप्रूवल, प्लान्स, जोनिंग, रेगुलेशन इसी से मैनेज किए जाते हैं। अब दूसरा, हरियाणा बिल्डिंग कोड। हरियाणा बिल्डिंग कोड ये एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उस स्टेट के, जो हरियाणा बिल्डिंग कोड है तो हरियाणा स्टेट से रिलेटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स इसके अंदर माने जाते हैं। इसके अंदर परमिसेबल यूज ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इनटू कमर्शियल प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, वो भी इसी का पार्ट आता है। क्योंकि अक्सर लोग देखने को मिलता है कि रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। अरे भाई,
सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। ये थोड़ी कि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाया उसमें कमर्शियल भी यूज करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट एक सेक्टर के अंदर 3-3.5% कमर्शियल एरिया एलोकेट करती है, कई बार कमर्शियल बेल्ट बनाती है, आप उसी में कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया है कि साहब रेजिडेंशियल में भी कमर्शियल कर लो, कोई ऑथराइजेशन हो ना हो आप कर लो। चलो तीसरी चीज आप समझिए, द हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को ये एक्ट ग्रांट करता है, ये अथॉरिटी देता है कि आप बिल्डिंग रेगुलेशंस और अपने जो जुडिक्शंस में आते हैं उनको आप एनफोर्स कर सकते हैं। मतलब लीगल बेसिस पे आप नोटिस इशू कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट में, अगर किसी ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है या रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है उसके अगेंस्ट में। तो ये तो आपने समझ लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब समझिए नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। रिकवरी ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वो एक कागज का टुकड़ा होता है जो आपने बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा अप्रूव कराया और उसके बाद अथॉरिटी को सबमिट किया कि हमने अपनी बिल्डिंग बना ली है। अथॉरिटी उसे चेक करती है कि क्या वो बिल्डिंग रहने लायक है। अगर वो बिल्डिंग रहने लायक है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है और जिस नक्शे से आपने बनाया है उसी के हिसाब से वो बिल्डिंग बनी है, तभी आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल पाता है। लेकिन अगर उसमें चेंज है तो यहाँ अथॉरिटी उसे रिवोक कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को अनहैबिटेबल डिक्लेयर कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो अथॉरिटी कर सकती है वो सील कर सकती है प्रॉपर्टी को, जिससे फर्दर अनऑथराइज यूज ना हो उस प्रॉपर्टी को अथॉरिटी सील कर सकती है। डिस्कनेक्शन ऑफ यूटिलिटी कर सकती है, यूटिलिटी जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, ये सारे कनेक्शंस उस प्रॉपर्टी के अंदर जो हैं उनकी फंक्शनैलिटी को डिस्कनेक्ट कर सकती है, जिसकी डिस्ट्रप्शन से आपको दिक्कत बढ़ सकती है। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है डीएलएफ फेज 3 के अंदर वो आप समझिए। एक सर्वे किया गया है डीटीसीपी द्वारा जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया बहुत सारे वायलेशंस हैं, करीब 4200 प्रॉपर्टीज में वायलेशंस हैं। ये सिर्फ डीएलएफ फेज 3 में नहीं है, डीएलएफ फेज 1 से 5 तक में भी है। लेकिन सबसे पहले मेजर हॉटस्पॉट जहां पे 60 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर 6-6, 7-7 मंजिल बनी हुई हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो ये सिर्फ 600 लोग नहीं है, 4200 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की गई हैं, वो सब अब इस दायरे में आ सकते हैं। और सिर्फ डीएलएफ के अंदर नहीं है, पूरे गुड़गांव में ऐसे वायलेशंस हैं, धीरे धीरे उन पे भी एक्शन होगा। ये अभी सिर्फ 600 प्रॉपर्टी की जो डीएलएफ फेज 3 है उन्हीं पे नोटिस सर्व किया गया, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप बिल्डिंग को रिस्टोर कर लीजिए ओरिजिनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, या अगर आप उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उसे बंद कर लीजिए। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि लोग कमर्शियल से रेजिडेंशियल में कर लें, ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या 7 मंजिल को वाकई में 2.5 या 3 मंजिल कर पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो रिकमेंडेशंस भी है मेरी कुछ प्रॉपर्टी ऑनर्स को, वो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले इमीडिएट कंप्लायंस, प्रॉपर्टी ऑनर्स को इमीडिएटली प्रॉम्प्टली अपने एड्रेस में अगर कोई वायलेशन है तो उसको रिस्टोर करना चाहिए, और बिल्डिंग में किसी भी टाइप की कोई अगर अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उसको बंद करना चाहिए। साथ में अगर आपको चाहिए तो आप लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, लीगल प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं जो आपको इससे रिलेटेड गाइड करेगा, और कंप्लायंस प्रोसेस से रिलेटेड भी आपको कहीं हद तक उस प्रोसेस में ले जाने के लिए या उससे रिलेटेड जो लीगल रैमिफिकेशंस आ सकते हैं उसको समझाने में हेल्प करेगा। वैसे रेगुलराइज एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हैं अगर पॉसिबल है तो ऑनर्स को रेगुलराइजेशन के लिए जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, और वो अगर अथॉरिटी अलाउ करती है, अथॉरिटी के दायरे में आता है कि पेनल्टी लेके उसको ऑथराइज कर सके, तो आपको उसके लिए अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए प्रॉपर एप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू, और उन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए जो डीटीसीपी, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा है। आपको इमीडिएटली इसको फॉलो करना चाहिए, ये इमीडिएटली आपके लिए करना बहुत जरूरी है। और ऐसे 42 प्रॉपर्टी ऑनर्स जो अब तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 600 को ये नोटिस सर्व किए हैं, सिर्फ वो नहीं बाकी भी अगर आपने किया है तो इमीडिएटली आप उसको हटाने की तरफ कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जहां आपका परिवार रह रहा है वहां आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो ऐसी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करें, जो ऑलरेडी ऑथराइज है, जो बिल्डिंग प्लान परमिटेड है उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन करें। दूसरा साथ में इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं वो ये है
कि एक फ्लोर पे हरियाणा के अंदर सिंगल किचन मतलब एक फ्लोर पे एक यूनिट अलाउड है। अक्सर लोग उस पर भी 2 यूनिट बना लेते हैं। और जैसा DLF फेज 3 में EWS प्लॉट्स के ऊपर जो देखने को मिल रहा है वो 1 BHK के कई कई फ्लोर पे कई कई यूनिट्स बनी हुई हैं। तो ये सब बहुत खतरनाक है। अगर किसी भी टाइप का कोई ऐसा भूकंप जैसी स्थिति आती है तो ये सबसे पहले मौत का कुआं बन जाते हैं। आप बिल्डिंग बायलॉज जो कि स्टैंडर्ड ये हमारे लिए हैं, ये गवर्नमेंट आप पे सिर्फ इम्पोज कर रही है तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि गवर्नमेंट का कोई फायदा है, फायदा हमारे लिए भी है। आपको बिल्डिंग कोड को फॉलो करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह पाए। हमारी गवर्नमेंट हमारे सहयोग के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए है। हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए। वैसे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारी की सारी गवर्नमेंट या सारे के सारे लोग आपकी बेटरमेंट पे ही काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपना फायदा भी कर रहे होते हैं। चलो वो मुद्दा नहीं है इसके ऊपर, इस मुद्दे में उसको बीच में गुजारना ठीक नहीं है। तो ओवरऑल मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है तो उसको रिस्टोर कर लीजिए, नहीं तो अथॉरिटी का चाबुक आपके ऊपर भी चल सकता है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।